Hello guys, welcome to my YouTube channel. My first mentor is आलोक पांडे, जैसा कि आप जानते हैं, एंड सेकेंड मेंटर इज़ एस.सी. पांडे, जो कि आपको यूसीसी के बारे में कुछ आपको सजेशन देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, आपकी ज्ञान का कुछ वर्धन करेंगे। प्लीज़ सुनिए मिस्टर एस.सी. पांडे। समान नागरिक संहिता आज बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पे पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाने चाहिए, इसका उल्लेख करना चाहूँगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भारत देश में, उस विषय पर कुछ चर्चा करूँगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस आपको बताऊँगा जो आपको यूसीसी समझने में और सहायक होंगे। इसी तरह समाधान और सुझाव के क्रम में आपसे मैं कुछ बात करूँगा। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि यूसीसी संविधान के 7वीं अनुसूची के किस विषय का भाग है। तो मैं कहूँगा कि समवर्ती सूची का विषय है। अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है, आप लोग संविधान में पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। गोवा में मात्र एक ऐसा राज्य है जिसका अपना सिविल कोड ऑफ कंडक्ट कोड है, ये तो सभी को मालूम होगा। उत्तराखंड ने अभी हाल ही में यूसीसी के लिए कार्य किया है। तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि इसकी आवश्यकता यूसीसी की क्या है। इस पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि अगर इस पॉइंट को समझ गए तो यूसीसी के बारे में संपूर्ण गहन परीक्षण आप कर सकेंगे। पहला, इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि तमाम व्यक्तिगत कानूनों के जो जंगल है उससे निजात पा करके एक देश और एक कानून की जीवन पद्धति कि आप सहभागी बन जाएंगे। अर्थात सभी नागरिकों के लिए एक पद्धति, एक लीगल सिस्टम होगा। दूसरा, ऐसा नहीं है कि भारत करने वाला ये पहला देश है, इसके पहले भी विश्व के तमाम देशों में यूसीसी लागू है। तीसरा, ये मानवाधिकार एवं गरिमा के अनुकूल है, ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी। तीसरा, इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सुरक्षा हो सकती है। पांचवा है, महिलाओं के अधिकार जो सीमित हो चुके हैं, इससे उनको पिता की संपत्ति में और गोद लेने में सहायता मिलेगी। अर्थात ये जेंडर इक्वलिटी की तरफ यूसीसी एक अगला कदम हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इतनी मजबूत आवश्यकता, नेशन बिल्डिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, जेंडर इक्वलिटी की बात करने वाला यूसीसी का विरोध क्यों है। तो विरोध के लिए मैं चाहूँगा कि आप 3 पॉइंट नोट कर लें कंट्रोवर्सी में। कि पहला, कि धार्मिक और सांस्कृतिक जो विविधता है उसके लिए तर्क दिए जाते हैं कि उसके लिए ये खतरा है। खतरा कैसे है? एक किसी की एक पंक्ति है कि सांस्कृतिक विविधता के राजवस्त्र को काले चूहे की भांति ये यूसीसी कुतर देगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये सांस्कृतिक विविधता का जो राजवस्त्र है वो यूसीसी काले चूहे की बात कुतर देगा? इससे सहमत है? इस पर थोड़ा चिंतन करिए। दूसरा है कि क्या धार्मिक अल्पसंख्यक समूह अगर ये समझें कि वो उनके धार्मिक ऑटोनॉमी को, सांस्कृतिक ऑटोनॉमी को इंक्रोचमेंट करेगा? क्यों ऐसा वो क्यों कहते हैं, उनके तर्क भी जानने चाहिए आपको। क्योंकि हर अल्पसंख्यक समूह के, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे छिंदवाड़ा के जंगलों में रहने वाला एक समूह हो, उसके सबके अपने अपने अधिकार और रीति रिवाज होते हैं। और वो अधिकार और रीति रिवाज उनके धार्मिक समूह, उनके धार्मिक भावनाओं से इंटरमिंगल्ड होते हैं, मिले होते हैं, जुड़े रहते हैं, इंटरट्विन्ड होते हैं।
तो वो समझते हैं कि ये जो यूसीसी लागू हो रहा है ये उस पर चोट करेगा। कैसे? एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे भगोरिया हाट। भगोरिया हाट एक मेला है भीलों का। अब अगर आदिवासी ये कहें कि यूसीसी समान नागरिक संहिता आप लागू करेंगे तो हमारे भगोरिया हाट का जो इंद्रधनुषी रंग है वो चला जाएगा। ये उनके अपने तर्क हैं। ऐसा कुछ होगा? इस पर और चर्चा करूँ। दूसरा है कि राजनीतिक जो रूप है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है, अगर ये डिकोफाइड इसको सूत्रीकरण करता है यूसीसी का, तो इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स आती है। और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स किस दिशा में लेके जाएगी? ये लेके जाएगी आपको ध्रुवीकरण की दिशा। खतरा समझिए कि वोट बैंक राजनीतिक रूप से अगर इसको कोई कोडिफाई करना चाहेगा तो ये ऐसी आशंका है कि ये वोट बैंक की राजनीति की ओर ले जाएगा, और वोट बैंक की राजनीति का सबसे विभत्स रूप ध्रुवीकरण होगा। जो समूह है, सामाजिक और धार्मिक समूह है, वो ध्रुवीकरण होकर को बढ़ावा देकर के एकता और अखंडता को चोट पहुंचा सकते हैं। ये तो कंट्रोवर्सी है। अब आप लोगों को ये भी मालूम है कि इसके पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है। तो जैसा कि पक्ष में सबसे इम्पोर्टेंट तर्क क्या है? पक्ष में सबसे इम्पोर्टेंट तर्क है जेंडर इक्वलिटी और वुमेन राइट को ये प्रमोट करेगा। ये मनुष्य में औरत और पुरुष दोनों के लिए जो विभेदकारी रीति रिवाज है उनका उन्मूलन करेगा। जैसे ऐसा कैसे होगा, इसको लिखने के पहले आप जब ये तर्क देंगे तो ये भी आपको समझना चाहिए कि हमारे ये जो व्यक्तिगत कानून है ये किस पे बेस्ड है। तो इसके लिए आपको समझना है कि ये उच्च वर्णों और पितृसत्तात्मक समझ की समाज रचित रचना है ये समाज। तो उसमें जब निश्चित तौर पर स्त्रियों को कम अधिकार हैं, उनके अधिकार सीमित हैं, अर्थात वे विभेदकारी रीति रिवाजों से में पाली जाती हैं और उसका शिकार होती हैं। तो ये यूसीसी पहला तर्क है कि इसका उन्मूलन कर देगा। दूसरा, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक तर्क दिया जा रहा है। क्या कैसे ये होगा? तो इसमें एकता की भावना आएगा। यूसीसी लागू होने के बाद लोगों में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों में एकता की भावना होगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है कम होगा, रिस्क कम होगा। इससे हमारे जो सेकुलर फैब्रिक है वो मजबूत होगा। तीसरा है सभी नागरिकों के लिए एक साझी समझ पैदा होगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट तर्क दिया जा रहा है कि 55 हमारे देश की जो डेमोग्राफी है उसका 55% 25 वर्ष का युवा है, 25 वर्ष से कम का युवा है। तो इससे क्या हुआ, वो युवा क्या करेगा? तो आपको समझना चाहिए कि जो यूनिवर्सल एंड ग्लोबल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी एंड मॉडर्निटी है, एक जो वैश्विक समझ है समानता की, मानवतावाद का और साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उससे वो शेप हुआ है। उसका मस्तिष्क ऐसे विचारों से आंदोलित है। ऐसे में वह किसी भी धर्म के बट वृक्ष के नीचे या किसी भी धार्मिक समूह के बट वृक्ष के नीचे बैठ करके केवल अपना काम नहीं करना चाहता। वो समझता है कि उसके पास टैलेंट है, उसके पास इनोवेशन है, उसके पास गरिमा है, उसके पास नवाचार करने की क्षमता है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। इसलिए वो खुद इन विधाओं पे, इन स्कूल ऑफ थॉट पे चल करके एक नए भारत की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की कल्पना करता है। तो यूसीसी इसमें सहायता करेगा। वो पुराने रीति रिवाजों और उसका व्यक्तिगत कानूनों के पक्ष में नहीं है। अंतिम रूप से ये कहा जा सकता है कि विभेदकारी और डेरोगेटिव जो मूल्य हैं, यूसीसी उसका विरोध करता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है, शांति प्रियता उसको पसंद है। इस मुद्दे पे मैं उसके विपक्ष में भी जाकर के कुछ बात करना चाहूँगा। वो भी आपको जानना चाहिए कि आखिर वो जो विपक्षी हैं उसके लिए तर्क दे रहे हैं कि यूसीसी न लागू,
वो सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात क्या कहते हैं कि जब भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है, तो क्या जरूरत है यूसीसी, एक अलग कानून बनाने की क्या जरूरत है? ये दोनों एक दूसरे से आप परस्पर विरोधाभासी नहीं है। सभी धर्मों पर हिंदू पर्सनल लॉ क्या अपना स्वरूप नहीं धारण कर लेगा, उनके ऊपर अपना अस्तित्व नहीं बताएगा? दूसरा है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद भारतीय संविधान में निहित अनुच्छेद 14 क्या एक दूसरे के विरोधी हैं? तीसरा है कि क्या उत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों में क्या विरोध नहीं है व्यक्तिगत कानूनों में? हिंदू धर्म में ही जैसे दक्षिण भारत में मामा और भांजी का विवाह जो है वो मान्य है, उसको अच्छा शुभ माना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में सगोत्री और सपिंडी विवाह वर्जित है। तो इस तरह से ये विपक्ष में, यूसीसी के विपक्ष में कहा जाता है। तीसरा है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखिए, जैसे असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, वहाँ को स्थानीय रीति रिवाजों को हमारे संविधान में रखा गया है, उनको मान्यता है, तो ये एक रूपता का विरोध हो जाएगा। इसी तरह से जो सामाजिक सुधार की वजह से अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक कानून लागू हो जाएगा, ये भी आरोप प्रत्यारोप लगता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखें तो बार बार वो कहता है, जैसे एक केस है साहबानो प्रकरण 1985 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दुर्भाग्य है कि अनुच्छेद 44 मृत अक्षर की तरह बना हुआ है, डेड लेटर। क्या टिप्पणी थी, बहुत गजब की टिप्पणी ये है। दूसरा सरला मुदगल केस 1995 में आप देखते हैं, सरला मुदगल केस में क्या कहा गया है कि एक लड़का हिंदू वो दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम बन जाता है और वो दूसरे धार्मिक मुसलमान मतलब मुस्लिम इस्लाम धर्म के उस व्यक्तिगत कानून का सहारा लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी वाइड किया था और ये गलत बताया था। तीसरा है जान वलतपम केस 2003 का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सायरा बानो केस 2017 को कौन भूल सकता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम केसों के माध्यम से राज्य को ये बार बार चेताया कि कानून आपको बनाना है, दैट इज़ योर राइट, तो आप उन कानूनों को बनाएं और अनुच्छेद 44 की जो आत्मा है उसको लागू करें हर जगह। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका सुझाव क्या है। सुझाव में सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया कैसी कंट्री है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स किस रूप में? रिलीजियसली, धार्मिक रूप में, और कल्चरली, सांस्कृतिक रूप में भी। खतरे क्या है कि ये मुद्दे अगर उठाए जाएंगे तो संवेदनशीलता का मुद्दा आएगा, और दूसरा मुद्दा है कि ये मुद्दे जो है कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स न बना दें हमारे समाज को। ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण 3 सुझाव है, जिसको मैं वे फॉरवर्ड के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि जस्टिस रूट केवल 3 ही तरह के अब तक खोजे गए हैं विद्वानों और दार्शनिकों साहित्यिकों के द्वारा। पहला है मत्स्य न्याय, तीसरा है मार्जार न्याय, और तीसरा है मरकट न्याय। तो मत्स्य न्याय क्या है? मत्स्य न्याय जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है, तो सरकार को क्या चाहिए, राज्य को क्या चाहिए कि जो भी विभेदकारी और डेरिवेटरी प्रोविजंस हैं उनको वो बड़ी मछली बन करके निकल जाए, चाहे वो व्यक्तिगत किसी भी धर्म के व्यक्तिगत कानून में हो। ऐसी चीज़ें उसको कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। वहाँ बड़ी मछली बन करके सरकार का दायित्व तो है कि वो उसको खा जाए, उसको निगल जाए, तभी कल्याण हो पाएगा। दूसरा है मार्जार न्याय। मार्जार न्याय के मार्जार मतलब बिल्ली। जैसे बिल्ली का बच्चा है, तो बिल्ली का बच्चा जो है खुद अपने मुंह में अपने बच्चे को लेकर जाती है, यानी अर्थात गवर्नमेंट या राज्य को चाहिए कि वो असहाय निर्बल के लोगों के लिए जो भी उनको हो सके, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे किसी भी धार्मिक समूह के हों, इसमें हम मार्जार न्याय के रूप में सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन को ले सकते हैं कि मार्जार न्याय का सबसे अच्छा प्रतीक है। बार बार उसने यूसीसी के बारे में बताया, उसकी अच्छाइयाँ बताई और उसको लागू करने के लिए सरकारों से निवेदन किया। तीसरा है मरकट न्याय। मरकट न्याय की मरकट मतलब बंदर। बंदर अपने बच्चे को कैसे बचाता है, आपने देखा होगा। बंदर खुद उस बच्चे को मुंह में नहीं लेता बिल्ली की तरह, बल्कि बच्चा उससे जाकर के चिपक जाता है। अर्थात स्टेट जितने भी स्टेक होल्डर हैं, यूसीसी के पक्ष और विपक्ष वाले जो विरोध कर रहे हैं, जो पक्ष कर रहे हैं, उनसे सुझाव मांगे
क्योंकि एकाएक किसी डिसीजन को तत्काल लागू करना ये बहुत बुद्धिमानी नहीं। दैट रेशनैलिटी ये है कि स्टेक होल्डर से बात करें, उनके पक्ष, उनके तर्कों को उनको समझे, ताकि हम जो भी ये कहते हैं कि धार्मिक, सांस्कृतिक और निजाती बहुलवादी समाज में एक रोबोस्ट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, तो उसमें एकता, एक रूपता और विभिन्नता दोनों की रक्षा करना जरूरी है, ताकि ये कि इंद्रधनुषी समाज में एक सौहार्दकारी स्वरूप प्राप्त होता रहे। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में हमारे समाज को कैसा होना चाहिए, या तो मॉडर्न हो, डेमोक्रेटिक हो, दूसरी तरफ उसमें मल्टीफेसेड हो, उसके विभिन्न रंग हो, तो अनुभव और बुद्धिमत्ता, रेशनैलिटी, एक्सपीरियंस एंड रेशनैलिटी दोनों का एक अपूर्व और अद्वितीय संयोजन हो, ताकि एक अच्छे समाज के निर्माण में कोई भी कानून अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सके। धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस नॉलेज, थैंक यू फॉर दिस वैल्यूबल नॉलेज एस.सी. पांडे जी, and please guys share, comment and subscribe and like. Thank you.